फंक्शन, इलेक्ट्रॉन ना, एनर्जी ऑफ फोटॉन्स। ठीक, तो आज हम लोग बेसिक शुरू करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? जब हम किसी मेटल सरफेस पे सफिशिएंट एनर्जी ऑफ लाइट को इंसिडेंट करते हैं, उस मेटल सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स लाइट के फोटोन से एनर्जी लेकर एनर्जेटिक हो जाता है और वो इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस को छोड़ के बाहर भाग जाता है। यही इलेक्ट्रॉन निकलने की घटना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन निकला है, उस निकले हुए इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन्स, निकला हुआ जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन ही है, लेकिन उसको हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं इसलिए क्योंकि वो लाइट की एनर्जी से एनर्जेटिक होकर के निकला है। और वो तभी निकलेगा जब हम उस मेटल के जो वर्क फंक्शन है, उस वर्क फंक्शन से ज्यादा अमाउंट की फोटोन की एनर्जी से उस इलेक्ट्रॉन को हीट करेंगे। तो लिखा जाए, इसकी जो डेफिनेशन है, photoelectric effect is the phenomena of emission of electrons from the metal surface. It is the phenomena of emission of electrons from the metal surface when radiation of sufficient energy are incident on it. दूसरा, the electrons ejected, the electrons emitted from the metal is called photoelectrons. इसको फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलने की जो कंडीशन है, कंडीशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो, उसके लिए कंडीशन क्या है? तो जैसा कि मैंने बताया था, ये आपके मेटल है, इस मेटल के सरफेस के इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए मिनिमम 5 अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, जिसको वर्क फंक्शन कहते हैं। अगर इस इलेक्ट्रॉन में जो सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर उसमें हम 5 अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे तभी ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 5 से कम देंगे तो ये कभी नहीं निकलेगा। इसी की चर्चा लास्ट क्लास में हम ये सब में किए थे। तो हम अगर इस पे लाइट बाहर से इंसिडेंट करते हैं, सपोज तो ये लाइट मैंने इस पे डाला और इस लाइट की जो फोटोन है, अगर उस फोटोन की एनर्जी, जो फोटोन है उसकी एनर्जी अगर 5 से ज्यादा होगा तभी ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 5 से कम होगा तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कंडीशन क्या है? तो कंडीशन बड़ा सिंपल है, एनर्जी फोटोन के पास तो वर्क फंक्शन से ज्यादा होना चाहिए। लगभग बराबर भी हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन के निकले हुए में कोई एनर्जी नहीं हो, लेकिन वो सरफेस को छोड़ने के लिए तैयार हुए, हम इक्वल टू का भी साइन ले लेते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन।
एनर्जी के आधार पे आप कह सकते हो। दूसरा, फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच न्यू, और वर्क फंक्शन का हम लोगों ने लिखा था एच न्यू नॉट। यहां से जो फोटोन की फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। और एनर्जी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं hc/λ, और इधर में लिख सकते हैं hc/λ0। लैम्डा कम, hc कट जाएंगे तो लैम्डा जो फोटोन की जो है कम होना चाहिए, कम होना चाहिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ये 3 कंडीशन है। 3 कंडीशन में से कोई भी सुटेबल कंडीशन अगर हो जाता है, एनर्जी अगर ज्यादा हो गया फोटोन की वर्क फंक्शन से, तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। या फोटोन की फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो जाएगा तो निकल जाएंगे। या फोटोन की वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम हो जाएगा तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकल। ठीक है, ये मेरा कंडीशन। अब आइए हम बढ़ते हैं आगे और आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टीन की जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है ये दिया गया है, इट इज बेस्ड ऑन वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम है। जैसे मान लीजिए कि आपका एक कोई मेटल है, ये आपका मेटल है, इसके सरफेस पे कुछ इलेक्ट्रॉन है ना? कुछ इलेक्ट्रॉन उसके अंदर के लेयर में भी है, कुछ इलेक्ट्रॉन और उसके अंदर के लेयर में भी है। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर हम बाहर से लाइट को जब इस पर डालेंगे तो लाइट तो अकेला एक रे लेकर तो नहीं आता, वो बीम के साथ आता है। तो क्या वो लाइट सिर्फ और सिर्फ सरफेस के ही इलेक्ट्रॉन को टकराएगा? नहीं सर, जरूरी नहीं है कि सरफेस के इलेक्ट्रॉन को ही टकराए, वो अंदर के भी इलेक्ट्रॉन को टकरा सकता है। यस सर, अंदर के भी इलेक्ट्रॉन को टकरा सकता है। तो देखो मैं यहां पर दिखाया हूं, एक जो लाइट है वो सरफेस के इलेक्ट्रॉन को टकराया, एक जो है उसके भीतर वाले इलेक्ट्रॉन को टकराया, एक और उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन को टकराया। और हर एक लाइट, जो लाइट आप इस पर इंसिडेंट किए हो, जिसके पास जो फोटोन है, फोटोन की एनर्जी इसके वर्क फंक्शन से ज्यादा है। इसकी जो वर्क फंक्शन है, इस मेटल की जो वर्क फंक्शन है, उस वर्क फंक्शन से फोटोन की एनर्जी ज्यादा है। आप इस बात को एक छोटा सा एग्जांपल से समझो, पहले समझ लो फिर हम इसको लिख देंगे ध्यान से। मान लिया जाए, लिखना नहीं, इसको जो भी हम बना रहे हैं उसको लिखना नहीं, बस पहले समझो। मान लो कि ये जो फोटोन है, इस फोटोन के पास जो एनर्जी है वो है 5 इलेक्ट्रॉन, और इसका जो वर्क फंक्शन है यह है 2 इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है, अब जरा बताना तुम लोग, ये जो पहला वाला है रे, जो
सरफेस के इलेक्ट्रॉन को हिट किया है, वो फोटोन अपनी पूरी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दे देगा। यस सर। यस सर। अपनी पूरी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दे देगा, और उस 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ले करके ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? तो पहले इस सरफेस से निकलने के लिए वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस सरफेस को दे देगा। यस बचा कितना? 3। 3, और उस 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा के साथ वो यहां से बाहर निकल जाए। इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा होगी, और ये ऊर्जा किस रूप से निकल के बाहर जाएगा? तो काइनेटिक एनर्जी के रूप में बाहर जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 3 इलेक्ट्रॉन। अब देखो ध्यान से, ये जो दूसरा नंबर वाला जो रे है, जो जा करके अंदर के लेयर वाले इलेक्ट्रॉन से हिट किया है, इस फोटोन में भी तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, और वो पूरा का पूरा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस इलेक्ट्रॉन को दे देगा, और ये इलेक्ट्रॉन एनर्जेटिक होकर के एनर्जी लेकर के 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेकर के पहले क्या करेगा? ये पहले यहां से जाएगा सरफेस तक। अब ये जो यहां से इलेक्ट्रॉन सरफेस तक जाएगा, तो सरफेस तक जाते जाते कुछ उसकी ऊर्जा समाप्त होगी। यस। कैसे खास समाप्त होगी? उसका ऊर्जा जो लॉस है कैसे होगी? लैटिस से या इलेक्ट्रॉन से टकरा। हाँ, जो रास्ते में जो लैटिस हैं या जो भीतर रास्ते में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उससे ये इलेक्ट्रॉन टकराते हुए सरफेस तक पहुंचेगा, और वो यहां पहुंच करके कुछ ऊर्जा रास्ते में खो देगा। मान लो कि इसकी ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रास्ते सरफेस तक जाते जाते खो दिया, तो जब ये यहां पहुंचा, इसके पास कितनी ऊर्जा बच गई? 4 इलेक्ट्रॉन। अब जब ये सरफेस पर पहुंचा, तो सरफेस से निकलने के लिए अब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सरफेस को देगा, तो बच गया अब कितना उसके पास? 2। और वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के साथ ये काइनेटिक एनर्जी बना के बाहर। अब नंबर तीसरा को देखो, ये तीसरा भी अपने साथ वही फोटोन लेकर गया है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो जाकर के इस इलेक्ट्रॉन को हिट कर दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन चूंकि और नीचे लेयर में है, ये एनर्जेटिक होकर के जब सरफेस तक जाएगा, ये एनर्जेटिक होकर के जब सरफेस तक जाएगा, तो ये तो और ज्यादा संख्या में टकराएगा ना। Yes. ये ज्यादा दूरी ट्रेवल करके वो सरफेस तक पहुंचेगा, तो ज्यादा संख्या में इससे टक्कर होगी, और ये ज्यादा एनर्जी लॉस करेगा। मान लीजिए यहां से ये सरफेस तक जाते जाते 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लॉस कर दिया, तो बताओ सरफेस तक जाते जाते इसके पास कितना बचेगा? 2। और सरफेस से निकलने के लिए कितना एनर्जी चाहिए? 2। सरफेस को दे देगा 2, और फिर जब यहां से बाहर निकलेगा, इसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या? 0। समझ में आ रहा है राकेश कुमार? राकेश कुमार नहीं बोलेगा, गुस्सा आ गया है। ठीक है सर, समझ में आ रहा है। जगह का है सर हम उसको। चलो, तो हम यहाँ पर हम ये बताना चाह रहे हैं कि जब आपकी लाइट की फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से अगर ज्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्या सबके पास काइनेटिक एनर्जी सेम रहेंगे? नहीं सर। सब इलेक्ट्रॉन जो निकला है, सबके पास काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं रहेगी। इसी बात को नोट करना है। When a light of
सुटेबल वेवलेंथ कह लो या फ्रीक्वेंसी कह लो या एनर्जी कह लो, इंसिडेंट ऑन a metal, the electrons emitted will have kinetic energy ranging from 0 to kinetic energy maximum. ठीक है प्रिंस? यस 0 से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किस इलेक्ट्रॉन की होगी? जो सरफेस से निकला हुआ रहेगा, है ना? काइनेटिक एनर्जी किस इलेक्ट्रॉन की रही होगी? जो सरफेस से निकला हुआ रहेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, और जो अंदर से निकला हुआ है उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम से कम। हाँ, ये बात है कि जब हम लाइट डालते हैं तो उसके लाइट के फोटोन को वेलकम पहले कौन करेगा? तो सरफेस के इलेक्ट्रॉन करेगा। उससे उसके टकराहट से बचेगा तभी तो लाइट के फोटोन अंदर हिलेगा। ज्यादातर संख्या जो है, ज्यादातर फोटोन्स जो है वो सरफेस के ही इलेक्ट्रॉन से टक्कर लेते हैं। लगभग 70% फोटोन्स जो है वो सरफेस के इलेक्ट्रॉन से टक्कर लेते हैं। 30% बच गए, वो अंदर हिल गए दूसरा लेयर में। उस 30% में से फिर 70% जो है दूसरा लेयर से टक्कर लिए। उसका जो बाकी बच गया 30% वो और अंदर हिल गए। इस तरह से भीतर जैसे जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसकी संख्या बहुत कम हो। बात समझ में आया? चलिए, तो मान लिया जाए कि मैं एक इक्वेशन बनाने के लिए सपोज कीजिए कि हम एक मेटल लिए और एक कोई इलेक्ट्रॉन को हम लाइट के साथ हिट करा दिए, फोटोन के साथ हिट करा। ये फोटोन, इसके पास एनर्जी इसके वर्क फंक्शन से ज्यादा। तो पहले क्या होगा? ये एनर्जी लेकर के ये इलेक्ट्रॉन सरफेस तक जाएगा और सरफेस तक जाते जाते इसकी कुछ एनर्जी लॉस होगी। मान लिया जाए W अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस हो गई। अब वो इलेक्ट्रॉन पहुंच गया कहां पे? सरफेस तक। सरफेस से निकलने के लिए फाई अमाउंट ऑफ एनर्जी वहां से वो छोड़ेगा, और जो बच गया उसी के साथ वो यहां से बाहर जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बन के। समझ में आया? तो बताइए, तो ये जो एनर्जी ऑफ फोटोन है वो किस किस रूप में खर्चा हुआ? सबसे पहले W में, उसके बाद पाई में, और जो बच गया वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में रह गया। तो काइनेटिक एनर्जी का मान कितना हो जाएगा? ये होगा E फोटोन माइनस फाई माइनस W। W क्या है? W इज द एनर्जी लॉस। W को अगर पूछा जाए क्या है तो इट इज द एनर्जी लॉस बाई इलेक्ट्रॉन, है ना, ड्यू टू कोलिजन फ्रॉम inner layer to the surface. Inner layer to the surface.
इस W का मान 0 होगा किसके लिए? फॉर जो सरफेस इनर्ट ऑफ हाँ और सरफेस के इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होंगी? मैक्सिमम होंगी। मैक्सिमम होगी। ये बराबर होगा ई फोटोन -5। W का मान 0 है। ठीक है? यस। अब इसको हम डिफरेंट फॉर्म्स में लिख सकते हैं। इसी को बोलते हैं आइंस्टीन्स, नोन एज आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, इसी को लिख करके आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज, आइंस्टीन का जो मुख्य काम है थियरी ऑफ रिलेटिविटी, उसके लिए उनको नोबेल प्राइज नहीं मिला। इस चीज के लिए मिला सर? हाँ, उनको वो जो रिलेटिव है ना, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए उनको नोबेल प्राइज नहीं मिला। यस सर। तो साइंस की भी दुनिया में जो साइंटिस्ट लोग होते हैं ना, उनमें भी बहुत सारा पॉलिटिक्स है। इसको आगे बढ़ाना है, किसको दाब पर रखना है। हाँ, तो जब आप इसका ये पढ़िएगा, इसका तो डॉक्यूमेंट्री भी बना हुआ है ज्योग्राफिक चैनल में। जब भी मौका मिले देखने का तो देखना, काफी सीखने को मिलेगा। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा चीज, बड़ा खोज था। बहुत बड़ा खोज है। चलिए, ये आपकी हो गई। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, डिफरेंट फॉर्म, इसका डिफरेंट फॉर्म्स लिख लेते हैं जो प्रॉब्लम बनाने में हमें काम आएगा। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन। तो एक तो जो फॉर्म मैंने अभी दिखाया, दैट इज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ई फोटोन -5। पाई जनरली आपको दिया रहता है, मेटल के वर्क फंक्शन प्रॉब्लम में ज्यादातर दिया रहता है। तो फोटोन की एनर्जी निकालनी पड़ती है कभी कभी, तो हम इसको h न्यू -5 या हम इसको hc/λ -5 ऐसा लिख सकते, या नहीं इसी को हम h कॉमन ले लें तो न्यू माइनस न्यू नॉट और इसको फिर hc कॉमन ले लेते हैं तो 1/λ -1/λ। इस तरह के फॉर्म्स में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते। ठीक है, ये आपके इक्वेशन के डिफरेंट फॉर्म्स हैं। इसके ग्राफ प्लॉट कर ले। अगर हम पहला प्लॉट इसका करें, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी, लाइट की फ्रीक्वेंसी। ये है काइनेटिक एनर्जी और ये है फ्रीक्वेंसी।
इसका इक्वेशन कौन है? कोई एक सेलेक्ट कीजिए। काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। एच न्यू माइनस 5। काइनेटिक एनर्जी को वाई एक्सिस पर रखे हैं, एच कांस्टेंट है, न्यू आपका एक्स एक्सिस हो गया -5। ये आपकी इक्वेशन बनी। इसको आप कंपेयर कीजिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। एम एक्स प्लस सी, तो सी क्या दिख रहा है? फाइव -5 नहीं दिख रहा है। तो सी का मान -5, सी को क्या बोलते हैं? y इंटरसेप्ट। ये हो गया -5, और स्लोप है पॉजिटिव, m बराबर c। पॉजिटिव मतलब थीटा का मान 90 डिग्री से छोटा। इसका ग्राफ ऐसे जाए। काइनेटिक एनर्जी चूंकि नेगेटिव नहीं होता तो नीचे डैश डैश लाइन से जाएगा ये ग्राफ। और ये एंगल मान लो थीटा है, तो थीटा का tan थीटा क्या कहते हैं? स्लोप कहते हैं ना। यस सर। और स्लोप बराबर यहाँ क्या आया? h आया। m की जगह h है ना। यस सर। तो इस ग्राफ का जो स्लोप आता है वो प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर। अगर हम प्लॉट को ड्रॉ करना चाहते हैं इस रूप में, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस 1/λ, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस 1/λ, इसमें हम काइनेटिक एनर्जी और 1/λ को एक्स एक्सिस पर, ये आपका काइनेटिक एनर्जी। तो इक्वेशन इस केस में हम कौन सा ले लें? हम इक्वेशन ले लेते हैं तीसरा वाला, एच सी इंटू 1/λ माइनस 5। काइनेटिक एनर्जी y पर है, एच सी और 1/λ एक्स पर। इसको फिर आप कंपेयर कीजिए। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी की जगह क्या दिख रहा है? -5। यहाँ -5, इसका भी ग्राफ कुछ वैसा ही बनेगा, लेकिन इसका जो एंगल का स्लोप होगा tan थीटा, स्लोप बराबर tan थीटा, ये बराबर क्या होगा? h इंटू सी होगा ना। यस। इसका जो स्लोप होगा h इंटू सी। और ये जो एक्स एक्सिस को जहां इंटरसेक्ट कर रहा है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट को बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और यहाँ वाला जो पॉइंट बोलेंगे 1/λ नॉट, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। पार करेगा तभी काइनेटिक एनर्जी बनेगी, उसके नीचे काइनेटिक एनर्जी नहीं बनेगी। ठीक है। यस सर। ये था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सिंगल एक इक्वेशन। आगे बढ़ते हैं, इसी का एप्लीकेशन करके हम करंट भी फ्लो करवाते हैं, उसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक शेप। फोटो इलेक्ट्रिक शेप। इस केस में हम क्या करते हैं, बेसिकली हम एक शीशा का व्यू, यहाँ एक विंडो खोल के रखते हैं ताकि इस पे लाइट गिरे।
एक यहाँ पे हम मेटल का प्लेट रखते हैं, ये मेटल प्लेट, ये मेटल प्लेट है। इसी पर इस विंडो के माध्यम से इस मेटल प्लेट पर लाइट डालते हैं। एक और मेटल प्लेट हम इधर में रखते हैं, ये कलेक्टर की तरह काम करता है। इस मेटल प्लेट से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो इलेक्ट्रॉन आकर के इस पर जमा होगा। जिस प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको कैथोड कहते हैं। हम जब इस पर लाइट बाहर से इंसिडेंट कराएंगे, इस पर जब लाइट आकर के इंसिडेंट होगा, अपना फोटोन लेकर के आकर के इंसिडेंट होगा, ठीक है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। यहां से इलेक्ट्रॉन टकराने के बाद बाहर निकलेंगे और ये इलेक्ट्रॉन, अच्छा एक बात और है कि अगर किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो मेटल का क्या होगा? अगर इस मेटल से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो पीछे मेटल की क्या होगी, स्थिति कैसी हो जाएगी? मेटल चार्ज हो जाएगा ना? यस सर, पॉजिटिव। मेटल चार्ज हो जाएगा, मेटल के इलेक्ट्रॉन्स का घट जाएंगे। यस, पॉजिटिव चार्ज है और वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ये जो पीछे जो ये मेटल है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, एक बात याद रखिएगा। और जो ये इलेक्ट्रॉन निकले अपने साथ काइनेटिक एनर्जी रखे हुए हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो पहुंच जाएगा इस प्लेट के पास और इस प्लेट में इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी हो जाएगा। इससे तो इलेक्ट्रॉन निकला, ये जो आपकी प्लेट है जिस पे लाइट मैंने डाला है, इससे इलेक्ट्रॉन निकला, तो पीछे इलेक्ट्रॉन में इसमें कमी हो गई, तो ये हो गया आपका पॉजिटिवली चार्ज। और इससे जो इलेक्ट्रॉन निकला वो इलेक्ट्रॉन जाकर इस प्लेट पे पहुंचा, इस प्लेट की इलेक्ट्रॉन में बढ़ोतरी हो जाएंगी, ये हो जाएगा आपका नेगेटिवली चार्ज्ड। फिर क्या करते हैं, हम इसको बाहर इस तरह से इसको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर हम कुछ गैप छोड़ देते हैं, जहां पर हम एक सेल को आकर के कनेक्ट करेंगे। और चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉन चलेगा तो करंट मापने के लिए हम एक ये ले लेते हैं एमीटर या गैल्वेनोमीटर लगा सकते हो, वो छोटा करंट चलता है। स्विच ऑन ऑफ करने के लिए हम एक स्विच लगा दिए, चाहो तो एक रजिस्टर भी लगा सकते हो। स्विच लगाया, एक रजिस्टर छोटा सा लगा दिया, ये कनेक्ट कर। यहाँ पे हम जगह ओपनिंग रखे हैं ताकि हम यहाँ पे सेल वगैरह को जोड़ जाए। ये मान लिया सर्किट अभी कंप्लीट है, अभी हमने कुछ भी यहाँ नहीं जोड़ा है, सेल अगर कंप्लीट है और स्विच को मैंने ऑन कर दिया, ये आपका जो स्विच है उसको मैंने ऑन कनेक्ट कर दिया। याद रखिए जिस प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जैसे इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकले तो इस प्लेट को क्या बोलते हैं? कैथोड। कैथोड। जिस प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसको हम कैथोड कहते हैं। तो दूसरा जो बगल में है उसको हम एनोड कहते हैं, उसको एनोड कहते हैं ना। अब देखो होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचा तो पीछे ये हो गया आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड, इलेक्ट्रॉन के भरने से हो गया नेगेटिवली चार्ज्ड। और बाहर जो ये तार है, ये जो तार है वो कनेक्ट कैसे है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के बीच में। तो हमने क्या पढ़ा है, जब भी हम दो डिफरेंट पोटेंशियल के बीच में एक वायर को जोड़ते हैं तो चार्ज फ्लो होता है। तो यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचा, वही इलेक्ट्रॉन इस तार के माध्यम से ऐसे चलते 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 ये इलेक्ट्रॉन चलते चलते वो फिर वापस इस कैथोड में पहुंच जाता है। और इलेक्ट्रॉन के सर्कुलेशन से जो इलेक्ट्रॉन एनोड पे पहुंचेगा, मान लिया जाए n इज द नंबर ऑफ स्मॉल n इज द
number of electrons reaching at a node per second. per second, है ना? जितना इलेक्ट्रॉन एनोड पर पहुंचेगा वही सर्कुलेशन में भागे। कैथोड से लाखों इलेक्ट्रॉन निकले उससे हमको मतलब नहीं है, जो इलेक्ट्रॉन एनोड पे पहुंचेगा वही सर्कुलेशन में भागे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग एट एनोड इज पर सेकेंड। तो करंट जो बना, इस करंट को बोलते हैं फोटो करंट। करंट का डायरेक्शन किधर होगा? अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे चला है, इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे चला है अपोजिट उसके, तो उसके अपोजिट आपका करंट बनेगा। तो करंट आपका बन जाएगा ऐसे, दिस इज द करंट। और इस करंट को कहते हैं फोटो करंट। इस करंट को क्या बोलते हैं? फोटो करंट। तो फोटो करंट जो आई है ये बराबर होगा n इंटू ई। जो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड नोड पे पहुंच रहे हैं उसमें हम ई मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका हो गया फोटो करंट। ठीक है, लेकिन ये करंट इतनी इजी नहीं चलता है ना। यहां पर देखिए मामला क्या होता है, तो ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा सा महीन बात है तो बहुत फोकस हो जाइए। ये जो प्लेट है आपका कैथोड, क्या उससे जो इलेक्ट्रॉन निकला सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम है? नहीं सर, नहीं है। किसी की काइनेटिक एनर्जी 0 भी है, किसी की थोड़ी उससे ज्यादा है। और जो इलेक्ट्रॉन ये प्लेट छोड़ दिया तो पीछे प्लेट हो गया पॉजिटिवली चार्ज्ड। और अगर ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गया, अगर ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गया और जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकला है उसकी काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट 0 है, तो क्या वो इलेक्ट्रॉन यहां से तो निकल गया लेकिन यहाँ एनोड पर पहुंच पाएगा? नहीं सर, नहीं सर, वो नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि उसके पास तो ऊर्जा ही नहीं है। और साथ ही साथ ये पॉजिटिवली चार्ज होने की वजह से जो निकला हुआ लोअर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखे। यस। और इस तरह से क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जमावड़ा बढ़ते जाता है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जमावड़ा बढ़ते जाता है। when, इसी बात को लिख देते हैं, when no potential difference is connected, no potential difference is connected to a node, an electron cloud, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ जमा हुआ इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन का बादल यहाँ पे बनता है नियर द कैथोड। एन इलेक्ट्रॉन क्लाउड is created होता है कि जो इस कैथोड से लोअर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जो निकले हैं वो इस एनोड तक नहीं पहुंच पाते, और चूंकि कैथोड पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गया है तो वो लोअर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जो निकले हैं वो अपनी तरफ वो अट्रैक्ट करके रख लेता है और धीरे धीरे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जमावड़ा भी बढ़ते जाता है। जमावड़ा बढ़ने से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन निकलना भी चाहता है यहाँ से, जिसके पास अच्छी खासी एनर्जी भी है, जो निकल कर एनोड तक भी पहुंचना चाहता है, ये बाहर में जो ये बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन है इतने सारे, वो इस निकले हुए इलेक्ट्रॉन को यहाँ पहुंचने से रोकते हैं।
ठीक है, obstruct to reach the emitted electron to the anode. यहाँ तक समझ में आया प्रिंस? यस सर। तो हम क्या करते हैं, और इस तरह से करंट जो यहाँ पर चलना चाहिए, इस सर्किट में जो करंट की मात्रा चलनी चाहिए, क्योंकि उतना इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच नहीं पाता, इसलिए करंट की मात्रा बहुत बहुत कम होती है। वेरी स्मॉल करंट, मिलीमीटर में करंट फ्लो होते हैं। अब क्या करते हैं, व्हेन अ पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड, जो एनोड आपका है, ये जो एनोड है उसका अगर पोटेंशियल को पॉजिटिव करके उसको कनेक्ट करते हैं, जैसे देखो ये पोटेंशियल पॉजिटिव कर लिया, ये क्या होगा, इसको अगर हम पॉजिटिव पोटेंशियल से कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर से वो अब यहाँ से खींचना शुरू करेगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है तो ये खींचना शुरू करेगा। यस सर। यस सर। और जब यहाँ से खींचना शुरू करेगा तो इलेक्ट्रॉन धराधर यहाँ पहुंचने की संख्या बढ़ती जाएंगी। यस सर। और उसके कारण सर्कुलेशन में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होंगी तो करंट भी बढ़ जाएगा। यस सर। और जब हम इसके पॉजिटिव पोटेंशियल की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे तो एक समय क्या होगा, यहाँ के पूरे इलेक्ट्रॉन क्लाउड साफ हो जाएंगे। यस सर। और जैसे ही लाइट यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेगा वो सीधे लाइट धड़ाक से जाकर एनोड को पहुंच जाएगा। और उस समय जो करंट चलेगा वो करंट को बोलेंगे मैक्सिमम करंट, या हम उसको कहेंगे सैचुरेशन। यस सर। ठीक है, तो as when positive potential of anode increases photo current and a number of electrons या इसको और थोड़ा हम पहले से लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड decreases, number of electrons reaching at anode increases, hence photocurrent increases। और ये इंक्रीज कब तक होगा, टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू। और ये मैक्सिमम वैल्यू तब होगा जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज वैनिश्ड। व्हेन इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज वैनिश्ड मतलब जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड समाप्त हो जाएगा, उस समय जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुंचेगा उसकी संख्या सबसे ज्यादा होगी। और सर्कुलेशन में इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा संख्या में भाग लेकर सबसे स्ट्रॉन्गर करंट बनाए। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू कॉल्ड सैचुरेशन करंट। इस करंट को क्या बोलते हैं, सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट का मतलब अब आप इसके बाद इसका पोटेंशियल और भी ज्यादा बढ़ा दोगे ना तो करंट नहीं बढ़ेगा। इसका पॉजिटिव पोटेंशियल, एनोड का पॉजिटिव पोटेंशियल और भी बढ़ा दोगे इस लेवल में पहुंचने के बाद, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो जितना पहले पहुंच रहा था उतना ही पहुंचेगा, उसकी संख्या नहीं बढ़ेगी। क्योंकि जितना लाइट इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है उस धड़ाक से तो यहाँ पहुंच ही रहा है। ठीक है, तो वो संख्या उसकी नहीं बढ़ेगी। हाँ, उसकी संख्या यहाँ पहुंचने की तब बढ़ सकती है जब ये जो लाइट आप डाले हो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, उसकी क्या बोलते हैं इंटेंसिटी बढ़ा दोगे, तो सैचुरेशन करंट बढ़ सकता है। यहां हम उसको नोट कर देते हैं। सैचुरेशन करंट can be increased by increasing
the intensity of, by increasing the intensity of incident radiation. याद रखिए, not the energy of incident radiation, not the energy of incident radiation. एनर्जी बढ़ाने से आपकी सैचुरेशन करंट नहीं बढ़ेगा। इंटेंसिटी और एनर्जी में क्या अंतर है? इंटेंसिटी बढ़ाना मतलब ज्यादा संख्या में फोटोन डाल, जितना ज्यादा संख्या में फोटोन डालेंगे उतना ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन से वो टक्कर लेगा, उतना ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और ज्यादा एनर्जी से फोटोन डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा उसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, ना कि संख्या ज्यादा। आप यहाँ ये बात याद रखिए। ये क्या हो गया? आप ये बात याद रखिए, जो फोटो करंट है, फोटो करंट, it is directly proportional to intensity of radiation. यही सब चीज आजकल भीतर घुस घुस के पूछ रहा है एग्जाम। यहां तक समझ में आया? यस। अब आगे समझिए, हमने अभी एनोड के पोटेंशियल को क्या रखा है? पॉजिटिव ना? यस। और अगर हम इस एनोड के पोटेंशियल को नेगेटिव कर दें तो फिर क्या होगा? When negative potential of एनोड, अगर हम उसके पोटेंशियल को नेगेटिव कर दें, इसके पोटेंशियल को, एनोड के पोटेंशियल को, जो एनोड है उसके पोटेंशियल को नेगेटिव कर दे तो क्या हो? यहाँ जो पॉजिटिव किए थे, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव कर दें, इलेक्ट्रॉन को क्या होने लगेगा? इलेक्ट्रॉन, हाँ जी, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच रहा था 2 4 10 गो, वो भी ये रिपेल मारेगा। यस सर। जो पहले थोड़ा सा करंट चल भी रहा था उसको भी ये स्लो डाउन कर देगा। और हम अगर इसका नेगेटिव पोटेंशियल की वैल्यू को और बढ़ाते जाएंगे, एक तब समय ऐसा आएगा कि जो सबसे मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जो यहां से निकल के इस एनोड तक पहुंच रहा था उसको भी ये रिपेल मार के नहीं पहुंचने देगा। यस सर। और उस नेगेटिव पोटेंशियल को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल होता है जिस पोटेंशियल को अप्लाई करने के बाद करंट को वो रोक। When negative potential of anode increases, photo current decreases. And at the negative potential of anode, when photo current becomes zero, called stopping potential. स्टॉपिंग पोटेंशियल को मान लो भी नॉट ले लेते हैं। तो ये जो E इंटू भी नॉट है, ये जो एनर्जी जो मैंने अप्लाई किया है ना अपोजिट में इलेक्ट्रॉन को है ना पहुंचने से रोकने के लिए, इसके पास कितनी ऊर्जा होनी चाहिए?
इसके पास उतनी ऊर्जा होनी चाहिए कि जो मैक्सिमम एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन उसके पास पहुंच रहा था, उसको रोक सके। यस और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? E-5 ई फोटोन यस माइनस 5। ये एकमात्र, ये जो है ना सबसे पावरफुल फॉर्मूला है, एकमात्र फॉर्मूला है जिससे आप कोई भी प्रॉब्लम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। V नॉट को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, इसके रिलेटेड हम और भी रिलेशन लिख सकते हैं। तो E इंटू V नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, एक तो ये हो गया, या हम इसको लिख सकते हैं Sc बाई लैम्डा माइनस, है ना। ये भी फॉर्म से हम यूज कर सकते। ज्यादातर केस में क्या होता है कि आपको जो लाइट है ना उसकी वेवलेंथ दी रहती है, हम वेवलेंथ के फॉर्म में ही एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट ज्यादातर करते हैं। बाकी और भी रिलेशंस हैं जिसको हम यूज करते हैं। तो पोटेंशियल की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएंगी Hc माइनस E लैम्डा माइनस पाई बाई, इलेक्ट्रॉन से भाग दे दिया और क्या, तो लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रॉन था से भाग दे दिया, तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल आप इसका अगर हम जो घटना घटी है उसका अगर हम ग्राफ से रिप्रेजेंट करें, अगर हम इसका ग्राफ से रिप्रेजेंट करें, लाइक ध्यान से समझना इसको, ये आपका फोटो करंट है I और ये है एनोड पोटेंशियल V। यहाँ पर पोटेंशियल 0 है, यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल है, इस साइड में पॉजिटिव पोटेंशियल, ये एनोड की पोटेंशियल। जीरो से राइट साइड में पॉजिटिव है, 0 से लेफ्ट साइड में नेगेटिव। तो आप क्या देखे थे, जब हमने यहाँ पे कोई भी बैटरी नहीं लगाया तो उस समय की इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो जमा हुए थे, लेकिन उसी को पार करके मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन किसी तरह जगह निकाल करके यहाँ पहुंच पा रहे थे। और उसके सर्कुलेशन से करंट भी बन पा रहा था, मतलब उतना ज्यादा नहीं लेकिन करंट बन रहा था। जीरो वोल्टेज पे करंट कुछ ना कुछ बन रहा था, भले कम ही सही लेकिन करंट बन रहा था, ये करंट। और फिर मैंने क्या देखा है कि जैसे जैसे हम इसका पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाना शुरू किए, वैसे वैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या पहुंचने की बढ़ती चली गई और करंट भी उसके अनुसार बढ़ते चला गया। यस सर। और करंट बढ़ते बढ़ते एक अपना सैचुरेशन वैल्यू तक आ गया। और उसके बाद अब अगर आप पोटेंशियल बढ़ा भी दोगे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, करंट अपना कांस्टेंट हो गया। दिख रहा है ना कांस्टेंट, ये सैचुरेशन करंट, ये करंट का सैचुरेशन वैल्यू, मैक्सिमम करंट। अच्छा, और क्या देखे, और देखे कि जब हम इसका पोटेंशियल को निगेटिव किए, इसका पोटेंशियल को निगेटिव किए तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच रहे थे अब इसको भी रोकना शुरू कर दिया ये, और करंट को घटाना शुरू कर दिया, करंट को घटाना शुरू कर दिया, और घटाते घटाते करंट के वैल्यू को क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो आपको दिख रहा है ग्राफ, और ये जहां पर करंट 0 हुआ, नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड, जिसको हमने नाम दिया था स्टॉपिंग पोटेंशियल।
स्टॉपिंग। हाँ, अगर हम लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं तो फिर क्या घटना घटेगा? लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो क्या? सैचुरेशन करंट सैचुरेशन करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी इंटेंसिटी बढ़ाने से। यस सर। इंटेंसिटी बढ़ाने से शुरुआत में भी करंट का वैल्यू बढ़ेगा, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल वही रहे। स्टॉपिंग पोटेंशियल वही रहे। इसका हम ग्राफ को अगर यहाँ से लेते चले तो बहुत हल्का सा जो शुरुआती करंट बढ़ेगा, और ये सैचुरेशन करंट देख रहे हो बढ़ गया। तो इसकी इंटेंसिटी I1 है, इसकी इंटेंसिटी I2 है, तो I2 जो है वो I1 से। तो यहाँ पे इंटेंसिटी इंक्रीजेस ना, इंटेंसिटी इंक्रीजेस बट energy remains same. Energy remains same. लेकिन अगर हम लाइट की एनर्जी ज्यादा करके डालेंगे तो फिर क्या फर्क पड़ेगा? अगर हम इंटेंसिटी को सेम रखें और एनर्जी बढ़ा दें तो क्या आपके रिजल्ट में क्या फर्क पड़ेगा? अगर हम क्या पूछे, कुछ हमने पूछा एनर्जी बढ़ा कि अगर हम लाइट की एनर्जी बढ़ा देंगे और इंटेंसिटी को वही रखेंगे, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दे, एनर्जी बढ़ा देंगे, एनर्जी बढ़ाने से शुरुआती करंट का मान बढ़ेगा या वही रहेगा? वही रहेगा। और चूंकि इंटेंसिटी वही है तो सैचुरेशन करंट भी उसके वही रहेगा। जैसे मान लो शुरुआत में एक हमने ग्राफ प्लॉट किया, ये अपना सैचुरेशन करंट पे पहुंच, ठीक है। यस। और अगर आप एनर्जी बढ़ा दोगे तो क्या होगा? एनर्जी बढ़ाने से सैचुरेशन करंट बिल्कुल वही रहेंगे, इनिशियल करंट भी लगभग से वही रहेंगे, इनिशियल करंट भी लगभग से वही रहेंगे, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू बढ़ जाएगा। ठीक है। यस। माइनस भी नॉट, ये हम माइनस भी नॉट डैश, ये जो इसकी जो ई फोटोन है और यहाँ की ई फोटोन है, ये डैश है, जो ये ज्यादा है नीचे वाले के ई फोटोन। समझ आया? ऊपर में ग्राफ बड़ा है तो इंटेंसिटी बड़ा है, तो इस केस में क्या होगा? इंटेंसिटी सेम एंड एनर्जी इंक्रीजेस, फोटोन एनर्जी इंक्रीज। तीसरा जो प्लॉट करते हैं वो करते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल
स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस काइनेटिक बाई वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। तो क्या मेरे पास इक्वेशन है, इस ग्राफ को अगर खींचना है स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस 1/λ, मेरे पास क्या रिलेशन है? मेरे पास रिलेशन है V0 इज इक्वल टू hc/e इंटू 1/λ माइनस 5/e। ये है ना अभी जो निकाला था यहाँ, यस सर। ये देखो ये वाला V0 जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल y एक्सिस पे है, hc/e तो ये कांस्टेंट है इंटायर, और 1/λ एक्स एक्सिस हो गया, और ये हो गया माइनस 5/e। और आप इस इक्वेशन को देखिए और y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर कीजिए। c का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है ना, ये आ जाएगा माइनस 5/e। इसके ग्राफ कुछ ऐसा है, स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन में है, ये स्ट्रेट। और यहाँ पर हम लोग क्या लिखे, 1/λ। और अगर आपका मेटल बदल दिया जाए, मेटल बदल दिया जाएगा तो क्या होगा? अगर मेटल को और ज्यादा फाई का वैल्यू बदल वर्क फंक्शन कर दिया जाए, मीटर बदल दिया जाएगा, तो यहाँ पर -5'e होगा। तो इस केस में जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है वो शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन एक बात यहाँ पर मजे की जानते हो क्या होगी, ये जो एंगल यहाँ थीटा है एग्जैक्टली वही एंगल थीटा यहाँ स्लोप है, दैट इज tan थीटा। ये हमेशा hc/e है, और ये पूरा का पूरा यूनिवर्सल कांस्टेंट है। समझ में आ रहा है? h जो प्लैंक्स कांस्टेंट एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, c जो स्पीड ऑफ लाइट है वो भी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज वो भी एक यूनिवर्सल। तो थीटा विल नॉट चेंज। अगर आप प्लेट चेंज करोगे तो थीटा चेंज नहीं है ना, लाइट की एनर्जी चेंज करोगे तो थीटा चेंज नहीं। स्लोप है ग्राफ का, वो चेंज। समझ में आया प्रिंस? यस सर। तो कुछ बातें नोट कर लीजिए, हम यहाँ नोट करवा दे रहे हैं। पहला, मोर दी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, more will be the stopping potential, more will be the stopping potential। और ये सब आप देखो कि इक्वेशन से भी दी जाएंगे आप। दूसरा है जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल V0, ये डिपेंड्स करते हैं, डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। लेकिन ये एंड इज independent to intensity, independent to intensity of radiation। स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा। आप इसको ग्राफ से यहाँ दिखाए थे, देख रहे हैं ना, ये पहला जो ग्राफ, जब आप इंटेंसिटी को चेंज किए
इंक्रीज किए तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तो वही है ना दोनों केस में। यस। लेकिन जब आप एनर्जी चेंज किए लाइट, स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो। एनर्जी चेंज कब होता है? जब आप की काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाए। यस सर। तीसरा जो इंपॉर्टेंट बात है, फोटो करंट, वैसे हम लिख दिए हैं, फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। ठीक है। चौथा है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम is independent to intensity of radiation. Intensity of radiation. If energy remains same, E remains same. काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेंगे। काइनेटिक एनर्जी सिर्फ बढ़ेंगे जब आप फोटोन की एनर्जी बढ़ाएंगे। समझ में आया? ये सारी जो मुख्य बातें हैं वो हम नोट कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम एक और पॉइंट यहां दें कि जो टाइम लैग होता है, टाइम लैग बिटवीन ना इंसिडेंट ऑफ रेडिएशन एंड इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि लाइट डाला और इलेक्ट्रॉन निकला, इन दोनों के बीच में क्या टाइम डिफरेंस है बता सकते हैं? लाइट डाला, मेटल प्लेट पे लाइट डाला, ऑफ कोर्स लाइट की एनर्जी ज्यादा है, और वहां से इलेक्ट्रॉन निकला। लाइट डालने के कितना देर बाद इलेक्ट्रॉन निकलता है? फ्रेंड्स बता सकते हो? नहीं सर, ये पता नहीं। ये इंस्टैंटेनियस होता है, जैसे ही लाइट डाला वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकला। The time lag between incident of radiation and emission of electron is about 10 to the power minus 8 second. मतलब आप कह सकते हो that is almost instantaneous. मैं 1 मिनट में आता हूं, तब तक आप नोट। बहुत छोटा समय है ना? यस। 1 सेकेंड इतना छोटा है, उसका 10 टू द पावर माइनस 8 करेंगे तो ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल टाइम है। तो ये है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में सारी घटना। आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा और टॉपिक है इसका, वो भी हम फिनिश कर ले। मैटर वेव। मैटर वेव एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ। है ना? लाइट में जैसे डुअल कैरेक्टरिस्टिक होता है, लाइट
some matter particles, कुछ मैटर पार्टिकल्स होते हैं लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना, और है ना, एंड a very small dust particle have dual characteristic at certain condition. सर्टेन कंडीशन में ये सब जो मैटर पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स तो पहले से ही ये साबित है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और डस्ट पार्टिकल, ये सब तो पहले से ही पार्टिकल के रूप में साबित है। ये सब के सब वेव के रूप में भी काम करते हैं, है ना। These can diffract. These can diffract. And hence may behave as a wave called matter wave. और इसको क्या बोलते हैं? मैटर वेव। The wavelength of such matter wave, इस तरह के मैटर वेव का जो वेवलेंथ है, is called de Broglie wavelength। और इस तरह के मैटर वेव का जो वेवलेंथ है उसको डी ब्रोगली वेवलेंथ कहते हैं। और डी ब्रोगली वेवलेंथ का एंड इज गिवन बाय, और उसका जो फॉर्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू h by p। p क्या है? लिनियर मोमेंटम, m into v। आप इसको काइनेटिक एनर्जी से भी लिख सकते हो, रूट अंडर 2m के पोटेंशियल से। ये हुआ काइनेटिक एनर्जी। और उस काइनेटिक एनर्जी को आप एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल से भी डाल सकते हो, qm into q into v। अगर चार्ज हुआ तो, चार्ज नहीं हुआ तो यहीं पर रुक जाए, h by 2m के। ठीक है, ये आपका टोटल फॉर्मूला सेटअप है, जिससे आप वेवलेंथ निकाल सकते हो, मैटर वेव का वेवलेंथ निकाल सकते हो। इस लैम्डा को ही कहते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ। वैसे डी ब्रोगली जो है वो इलेक्ट्रॉन पर अपनी पूरी एक्सपेरिमेंट किए थे। हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन्स जो अलग अलग ऑर्बिट में चक्कर काटते हैं, जब उनको वो स्टडी किए तो पाए कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ इस तरह से चलते हैं, अपने पास से डिफ्रैक्ट हो गए ना। और अपने पास से डिफ्रैक्ट हो जाना ही ये वेव साबित होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव की तरह काम। और इसी वेव का वेवलेंथ को मापा और कहा वेवलेंथ, है ना, डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो फॉर एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा, हम नोट कर देते हैं। पहला, और
एन इलेक्ट्रॉन, याद रखिए इलेक्ट्रॉन के लिए है, प्रोटॉन के लिए नहीं है, ना ही न्यूट्रॉन। फॉर एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटिंग विथ पोटेंशियल भी, अगर वो भी पोटेंशियल से एक्सेलरेट होकर के जा रहा है तो उसका जो लैम्डा का फॉर्मूला बनता है रूट अंडर 150, फॉर्मूला पे ये लगेगा ना, यस फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर h, इसको हटा दे, h बाई रूट अंडर 2 मास इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा, अब गुना चार्ज Q जो है, ये वाला फॉर्मूला लगा रही है, ये वाला एस एम बी ई हो जाएगा, ई हो जाएगा, और भी आपके V। पोटेंशियल है। तो तुम यहाँ गौर से देखोगे तो H जो है वो कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट है, और E2 भी जो है कांस्टेंट। तो आप इसको सारा वैल्यू को जब डाल दोगे ये आता है रूट अंडर 150 बटा में भी, ये रेडीमेड फॉर्मूला है। भी को हम वोल्ट में रखेंगे, किसमें? वोल्ट में रखेंगे, तो ये पूरा जो रिजल्ट आएगा वो एंगस्ट्रॉम में है। ये रेडीमेड रिलेशन है, नहीं तो फिर एग्जाम हॉल में भाग देना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, और जब आप ये फॉर्मूला यूज करोगे तो खटाक से निकलेगा। ठीक है, यस दूसरा है न्यूट्रॉन के बारे में। और ए न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को हम कैसे एनर्जेटिक करते हैं? टेम्परेचर से, पोटेंशियल से तो एक्सेलरेट नहीं कर सकते। इफ न्यूट्रॉन इज मूविंग विथ टेम्परेचर T, टेम्परेचर उसका क्या हुआ? T। तो फॉर्मूला क्या होगा? तो फॉर्मूला इसका होगा, एनर्जी के बारे में बताया था ना, काइनेटिक एनर्जी जो है होता है 3/2 kT। काइनेटिक एनर्जी हम लिख रहे हैं, K के दो जगह हो गया, यह है काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ जो K है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, 3/2 kT। तो जो लैम्डा होगा फॉर्मूला वो क्या हो जाएगा? रूट अंडर नहीं, h बाई रूट अंडर, ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, ये वाला h/2 मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू के की जगह 3/2 के हो गया, 2 कट गया तो 3 आ जाएगा, तो आ जाएगा रूट के अंदर में h/3 एन न्यूट्रॉन का के हो गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कैपिटल T। कैपिटल T यहाँ याद रखिएगा केल्विन में होगा, और जब आप इसका वैल्यू रखोगे तो ये आएंगे रूट अंडर 650, और T रखेंगे हम केल्विन में, इसमें केल्विन, और ये पूरा रिजल्ट आएगा एंगस्ट्रॉम। ये रेडीमेड रिलेशन। इस K को बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है जी, यस
एक और हम यहाँ लिख देते हैं, आप लोग के लिए आंसर रहेगा। जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है, for an orbital electron of hydrogen atom in nth orbit. nth orbit में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है उसका एंगुलर मोमेंटम पढ़े थे ना। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? m रेडियस into speed. Angular momentum is equal to nh by 2 pi. 2 pi, yes sir. ये होता है। यहाँ से m इंटू v कर देंगे, ये लिनियर मोमेंटम आ जाएगा क्या क्या? nh बटा में 2 pi इंटू rn, ये हो जाएगा। तो लैम्डा का फॉर्मूला क्या था? लैम्डा का फॉर्मूला था h बाई p बाई mv, और mv का मान यहाँ रख दो nh, और 2 पाई r ऊपर चला जाए, 2 पाई r है। तो देखो h कट गया, और यहां से डी ब्रोगली वेवलेंथ का मान आ गया 2 पाई rn डिवाइडेड बाई n। ये हो गया फॉर nth ऑर्बिट। तो nth ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उसकी वेवलेंथ क्या है? उस इलेक्ट्रॉन के मैटर वेव का वेवलेंथ क्या है? तो उसका मैटर वेव का वेवलेंथ ये, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। और शायद आपको याद होगा कि रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट क्या होता है? क्या होता है? -2। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट होता है 0.53 Z स्क्वायर n स्क्वायर बटा में एंगस्ट्रॉम में। n स्क्वायर बाई z नहीं हो, ठीक है। देखिए तो z का मान 1 होता है 4 हाइड्रोजन एटम, देखिए जल्दी रुको तो 2 होता है 4 सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम एटम, और 3 होता है 4 लिथियम डबली आयोनाइज्ड लिथियम एटम। तो इस तरह से आप रख करके इसका वैल्यू को यहां से निकाल सकते हैं। समझ आया? यस सर। ये था मैटर वेव और डी ब्रोगली वेव। इसके साथ ये चैप्टर हम लोग की फिनिश होती है। पहला चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स की ड्यूअल रेडिएशन, ड्यूअल नेचर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास